गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लिया था हमने। आज की क्लास में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा जस्ट रिवाइज कर लें। अगर एप्लीकेशन में हमने सबसे पहला देखा तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन का किस तरीके से निकालते हैं। तो सिंपल था, ऑक्टा में T2G नीचे होता है, EG ऊपर हो जाता था, तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आता है। टेट्रा में EG नीचे रहता था, T2G ऊपर जाता है, इस तरीके से बढ़ते हैं। और स्क्वायर प्लेयर में आप देखे थे फर्दर स्प्लिटिंग हो रही थी, सबसे लास्ट ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका वैकेंट रह जाता था। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन देखा था मैग्नेटिक नेचर निकालने का। मैग्नेटिक नेचर भी सिंपल था, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कोई तब वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से रिपल्सन फील करते हैं, पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन फील करते हैं। और कभी मैग्नेटिक मोमेंट पूछ ले तो सिंपल सा फॉर्मूला √n+2, तो ये देख लिया था हमने। ठीक है। उसके बाद कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स से समझाया था मैंने, कलर कैसे निकालते हैं। तो बेटा जो कलर में क्या कॉन्सेप्ट था, कोई लाइट इंसिडेंट होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होना कंपलसरी है। कुछ लाइट इंसिडेंट होगी तो ये कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, इस वेवलेंथ से एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है। फर्दर जब वो एमिट करता है, एनर्जी निकालता है, तो कोई ना कोई कलर निकलता है, और ये कलर जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है। और इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल की हेल्प से। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल बता दिया था मैंने, अगर वॉयलेट लेगा तो येलो निकालेगा, रेड लेगा तो ग्रीन, ब्लू लेगा तो ऑरेंज, तो ये देखा था। एंड दिस ट्रांजिशन इज नोन एज द डीडी ट्रांजिशन। इसी को एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने एब्जॉर्ब किया और बाद में एमिट किया, इसी को क्या बोला जाता है, डीडी ट्रांजिशन बोला जाता है। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स को कलर दिखाने के लिए उसके पास एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है लाइट को और डीडी ट्रांजिशन को दिखाता है। लेकिन इसमें D0 और D10 आएगा तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा बेटा, तो कलर शोन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था, अगर याद हो तो इसमें हमने एक्सेप्शन कवर किए थे, 3 एक्सेप्शन मैंने बताए थे। इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन है, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये कलर दिखाते हैं ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता था, मोमेंटरली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है। ये ऑक्सीजन मोमेंटरली मैग्नीज को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो मैग्नीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, तो अब ये कलर दिखाने की टेंडेंसी रखेगा क्योंकि पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ना, तो ये किया था। फिर हमने क्वेश्चंस किए थे कौन से कलर दिखाएंगे, कौन से कलर नहीं दिखाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर हो गया था। कोशिश करना हमेशा CFT से करने की, तो आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर हमने एक क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर देखा था कि इनका ऑर्डर क्या होगा। तो इनमें लिगेंड हमारा सेम था, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम था, तो हमने सेंट्रल मेटल एटम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, क्योंकि हमें पता है 3D से 4D में जाते हैं तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, 4D से 5D में भी जाने पे स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है, तो उस हिसाब से हमने इसका आंसर डिसाइड किया था। फिर हमने एक और क्वेश्चन किया था, ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें भी देखिए, इसमें क्या था, सेंट्रल मेटल एटम सबका सेम दिया था मैंने, सबके ऊपर चार्ज सेम दिया था, तो इसमें किसका रोल था बेटा, बेसिकली रोल था इसके अंदर लिगेंड का, क्योंकि लिगेंड हमने डिफ्रेंशिएट किए थे। और मैं पता है जितना ज़्यादा लिगेंड स्ट्रेंथ होता है उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड कार्बन डोनर होते हैं, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर एंड देन हाइड्रोजन। कान नाक और हाथ वाले कॉन्सेप्ट से कर लिया था। फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन ये करवाया था कि कौन मैक्सिमम CFSE को दिखाएगा, तो ये काफ़ी अच्छा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, तो हमने ये कर लिए थे। और लास्ट में हमने लिमिटेशंस देखा था कि लिमिटेशंस क्या है CFT का। तो CFT के लिमिटेशन में सबसे पहला लिमिटेशन तो यही था बेटा कि उसने पॉइंट चार्ज तो माना है लिगेंड मॉलिक्यूल्स को, लेकिन इसने और जो न्यूट्रल लिगेंड है उनको डाइपोल माना है। तो इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बेटा, इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि H2O को तो जो होता है, H2O का डाइपोल NH3 से ज्यादा होता है, तो H2O एक स्ट्रॉन्गर लिगेंड होना चाहिए, लेकिन इस चीज को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये इसकी एक कमी थी सबसे पहले। सेकंड कमी क्या थी कि पाई बॉन्डिंग के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं देता है। एंड लास्ट पॉइंट ये था कि पाई बॉन्डिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में देखेंगे। और लास्ट पॉइंट ये था कि मेटल को इसने पॉजिटिवली पॉइंट चार्ज माना, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स हैं जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का क्या है, 0। तो ये हमारा यहाँ पे CFT थियरी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। अब हम लोगों को केवल आइसोमेरिज्म पढ़ना है बेटा एंड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो उसके पहले एक चीज हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स की आखिर स्टेबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो एक टॉपिक वो देखेंगे एंड बस 2 टॉपिक और हमारे पास बचेगा, आइसोमेरिज्म एंड आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स के। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अफेक्ट करते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बेटा एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और लिगेंड होता है। तो एक सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे फैक्टर कुछ होंगे और कुछ लिगेंड के बेसिस पे फैक्टर होते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम या आयन के बेसिस पे देखते हैं, देन हम लोग लिगेंड के बेसिस पे देखेंगे। अब इसमें अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहला जो फैक्टर है आपका, सबसे पहला फैक्टर तो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और इसे ये भी हम लोग बोल सकते हैं चार्ज, जो क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, कि सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर कितना चार्ज है। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये है। अब ये फैक्टर बहुत सिंपल सा है, स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो बेटा जिस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना तेजी से लिगेंड को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना तेजी से लिगेंड को खींचेगा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो ये बहुत सिंपल से फैक्टर होते हैं, आसान सा टॉपिक है। तो जो स्टेबिलिटी होती है बेटा कॉम्प्लेक्स की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ये ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो और चार्ज बोल दो, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो जो आपकी स्टेबिलिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं, जो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स को कंपेयर कर रहे थे, अगर मान लो आपको FeCN6 और इस कॉम्प्लेक्स पे आपको मान लो बेटा -3 का चार्ज दिया है, ठीक है, और एक नहीं -4 का ले लो, FeCN6 कर लो, इसे FeCN6, इस पे -4 का चार्ज दिया है। एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स ले लो FeCN6, इसके ऊपर आपको -2 का चार्ज दिया है, नहीं -3 का कर लो। तो अब पूछे इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कैसे कंपेयर करोगे बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम का ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, 3 में से 6 जाएगा तो -3, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। इस तरीके से ये पहले भी हमने किया है ना, आपको पहले भी मैंने बताया था, और फिर यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो चार्ज जितना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो ये तरीका हो गया हमारा देखने का, कर सकते हैं ऐसे। चलो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर हो गया। सेकंड की बात करो, सेकंड फैक्टर जो होता है हमारे पास साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कि आखिर सेंट्रल मेटल एटम की साइज क्या है। तो बेटा साइज के बेसिस पे क्या बोलोगे, जितना छोटा सेंट्रल मेटल एटम की साइज होगी वो उतना तेजी से लिगेंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जितना छोटा कैटायन है, बेसिकली है क्या, सेंट्रल मेटल एटम एक कैटायन की तरह काम कर रहा है, लुईस एसिड की तरह, और जो लिगेंड होते हैं वो लुईस बेस की तरह इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम की साइज जितनी छोटी होगी उतना तेजी से लिगेंड को लेगा, और जितना जल्दी से लिगेंड लेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम में भी क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉलर इज द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि जितना छोटा आयन है उतना तेजी से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स को स्टेबिलिटी देगा। तो स्टेबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो भी बोल लो। तो जो स्टेबिलिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके, साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन के। तो सेंट्रल मेटल एटम का साइज और आयन के बेसिस पे, तो अगर इन दोनों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर एक साथ मैं लिंक कराऊं साइज और इसको, तो बेटा चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं हेंस जो स्टेबिलिटी है
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयन डिवाइडेड बाई साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। तो ये हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से जो स्टेबिलिटी होती है। अभी इंपॉर्टेंट भी है, अभी समझा रहा हूँ मैं क्यों, क्योंकि यहाँ से एक हमें सीरीज बनाई गई है जो कि ध्यान में रखनी है। तो ये देखो, ये हमारे लिए स्टेबिलिटी जो है चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम या आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब चार्ज बाई साइज का रेशियो जितना ज्यादा होगा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसको हमारे एक साइंटिस्ट थे इरविंग विलियम, उन्होंने ऑर्डर दिया है, तो उसे ध्यान में रखना है। तो क्या समझे, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं हायर इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज, चार्ज अपॉन साइज, हायर इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन साइज, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा चार्ज अपॉन साइज का रेशियो जितना ज्यादा होगा ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इतनी ही ज्यादा होगी। और इसके लिए एक इंफॉर्मेशन है, अभी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है, फॉर डाइवैलेंट कैटायंस है ना, फॉर डाइवैलेंट आयंस जो कैटायन होंगे, सेंट्रल मेटल एटम की बात हो रही है क्योंकि उसी का चार्ज और साइज की बात देख रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे बात हो रही है। तो फॉर डाइवैलेंट आयंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम लोग 3D सीरीज भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या बेटा, 3D सीरीज, जो डी ब्लॉक एलिमेंट की पहली वाली सीरीज होती है 3D सीरीज, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड, आप लिगेंड कौन सा ले रहे हैं उससे मतलब नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड इन्वॉल्व दी, जो कौन सा लिगेंड इन्वॉल्व हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। द स्टेबिलिटीज वेरी इन, किस तरीके से स्टेबिलिटी वेरीज होती है बेटा, वेरी इन इरविंग विलियम ऑर्डर, वेरी इन इरविंग, एक साइंटिस्ट है इरविंग विलियम ऑर्डर, इन्होंने दिया था एक ऑर्डर। तो डाइवैलेंट आयंस के लिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है, डाइवैलेंट आयंस का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के डाइवैलेंट आयंस ले लो, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड इन्वॉल्व, कौन सा लिगेंड इन्वॉल्व हो रहा है उससे मतलब नहीं है। स्टेबिलिटीज वेरी इन इरविंग विलियम ऑर्डर, इसमें वेरी करती है। और इरविंग विलियम ऑर्डर क्या है, किस तरीके से स्टेबिलिटी को बताता है, मैग्नीज की सबसे कम, मैग्नीज के बाद क्या आता है फेरस के बाद आपका मैग्नीज, फेरस, फिर कोबाल्ट के बाद बेटा निकिल के बाद कौन आता है, कॉपर, ठीक है। और इवन कॉपर की जो है ना Zn+2 से भी ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। Zn, कॉपर के बाद जिंक आता है ना, तो जिंक सबसे पीछे आता है, जिंक से ज्यादा किसकी है, कॉपर की। तो ये सीरीज ध्यान में रखना, ये बोर्ड में कभी कभी हमसे पूछ लेता है इरविंग विलियम ऑर्डर क्या है। तो इरविंग विलियम ऑर्डर किसको बताने के काम आता है, हमारी स्टेबिलिटी ऑफ, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने लिखवा दिया। इरविंग विलियम ऑर्डर हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि किस क्या बताने का काम करता है। तो इरविंग विलियम ऑर्डर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बताने के लिए काम करता है। और होता क्या है, डाइवैलेंट आयन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक जो है, इनके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड इन्वॉल्व, कौन सा लिगेंड इन्वॉल्व है उससे मतलब नहीं है, इसका जो स्टेबिलिटी वेरी करने का ऑर्डर है, मैग्नीज से ज्यादा फेरस वाले का मिलेगा। चाहे लिगेंड कोई भी डाल दो बेटा, आप जैसे यहाँ साइनाइड डालो, आप किसी भी लिगेंड को डालो, लिगेंड से कोई मतलब नहीं है, हमेशा मैग्नीज से ज्यादा स्टेबल होगा फेरस का कॉम्प्लेक्स, फेरस से ज्यादा कोबाल्ट का, कोबाल्ट से निकिल का, निकिल से ज्यादा कॉपर का, और कॉपर का इवन जिंक से भी ज्यादा होगा, ठीक है। और जिंक का इनसे निकिल से तो ज्यादा ही होगा ना, अगर लास्ट में लिखा है तो कॉपर का जिंक से भी ज्यादा होगा। तो ये इरविंग विलियम ऑर्डर है, और ये किस बेसिस पे बनाया गया है, चार्ज अपॉन साइज के रेशियो के बेसिस पे। इन सब का चार्ज दिख ही रहा है हमें, और इन सब का एक्सपेरिमेंटली कुछ साइज आएगा, तो चार्ज बाई साइज का रेशियो इन सब के लिए निकाला गया है, और जिसके लिए ज्यादा रेशियो आया उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये इरविंग विलियम ऑर्डर जो स्टेबिलिटी बताने के लिए काम आता है, ठीक है बेटा।
तो ये फैक्टर हमारा साइज, चार्ज अपॉन साइज का रेशियो। तो 2 फैक्टर हो गए। अब बाकी थर्ड फैक्टर तो सिंपल सा है, कॉन्फिगरेशन सेंट्रल मेटल एटम का, वो पहले ही जानते हैं। अगर स्यूडो इनर्ट गैस का सेंट्रल मेटल एटम का कॉन्फिगरेशन आ जाएगा तो स्यूडो इनर्ट गैस के पास आसपास आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा स्टेबल होता है, पहले ही पढ़ा था हमने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में, ठीक है। और लास्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जस्ट 2 फैक्टर और बचे, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इरविंग विलियम ऑर्डर ये होता है और ये स्टेबिलिटी बताने के काम आता है। चार्ज बाई साइज का रेशियो जितना ज्यादा, इधर की तरफ हम लोग जैसे मूव करते जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो इधर की तरफ जाते समय चार्ज बाई साइज का जो रेशियो है बेटा ये इंक्रीज होता जा रहा है। इधर की तरफ जैसे जैसे आप मूव कर रहे हो ना, तो चार्ज बाई साइज का रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो स्टेबिलिटी भी जो होगी, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी कॉम्प्लेक्स का, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड। क्या लिगेंड इन्वॉल्व है उससे मतलब नहीं है, ये आंसर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलो थर्ड फैक्टर की बात करो। जो थर्ड फैक्टर होता है हमारे पास वो होता है इसका कॉन्फिगरेशन। थर्ड फैक्टर क्या है बेटा, कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन से हमें पता है अगर इनर्ट गैस के आसपास आ गया या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया तब वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग ये लिखेंगे इफ द सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जो भी ले लो आप, इफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन हैज इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस। स्यूडो इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब स्यूडो इनर्ट गैस मतलब या तो आर्गन के आसपास पहुंच जाए या क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन जो भी है उनके आसपास उनका कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाए। इफ द सेंट्रल मेटल आयन हैज इनर्ट गैस और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन then it will be more stable, than other types of complex। दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्स से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है बेटा, यहाँ पे ब्रैकेट में बस मैं मेंशन कर देता हूँ EAN रूल, तो वहाँ एक बार जाके आप नोट्स में देख लीजिएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में हमने इसके एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो बेसिकली ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल के अंदर हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि सेंट्रल मेटल एटम का इनर्ट गैस या स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, देन इट विल बी मोर स्टेबल देन अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, जिसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो वहां से एक बार क्रॉस चेक इसे कर लीजिएगा, वहां से भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये हमने पहले ही पढ़ रखा था, कॉन्फ़िगरेशन उसके आसपास आता है तो ज्यादा स्टेबल होता है। और लास्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो अब आप सोचोगे सर मेटल है तो मेटल की इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की क्या बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जैसे ही मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब अब वो इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत रखता है, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाती है। तो जिस सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज्यादा हो जाएगी बेटा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, क्योंकि उतना जल्दी से वो खींचेगा। तो ये बस फैक्टर्स को ध्यान में रखो। तो हायर इज दी EN मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को शॉर्ट में EN लिखा जाता है ना, EN। तो हायर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी उतनी तेजी से खींचेगा, मतलब हायर इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेंट्रल मेटल एटम आयन, हायर विल बी स्टेबिलिटी, उस कॉम्प्लेक्स की क्या होगी उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसमें मैं बोलूं, अगर आपसे पूछे कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैग्नीज +2 में है और एक में कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज +7 में है, तो बेटा वो पहला फैक्टर ही था कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ये देखो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज चला गया उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। तो जाहिर सी बात है Mn+7 वाले कॉम्प्लेक्स में स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये फैक्टर्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अफेक्ट करते हैं आपके स्टेबिलिटी को
चेक करने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम के ये इफेक्ट आएंगे इस तरीके से फैक्टर। नेक्स्ट अब हम लोग लिगेंड के बेसिस पे देखते हैं। ये किसके बेसिस पे था? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब हम लोग इसमें इरविंग विलियम वाला इंपॉर्टेंट है जो बताना था मुझे मेन तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लिगेंड के बेसिस पे किस तरीके से स्टेबिलिटी को जज करते हैं हम लोग। चलो, तो लिगेंड के बेसिस पे देखो बेटा, हमने सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे देख लिया। अब हम लोग लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ, हमने पहला क्या देखा था? सेंट्रल मेटल एटम के बेसिस पे। अब हम लोग लेते हैं ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। तो इसमें सिंपल सिंपल सा है, इसमें भी 4 ही फैक्टर है, काफी सिंपल है। ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड का नेचर क्या है उस बेसिस पे किस तरीके से करते हैं। तो उस बेसिस पे भी हमारे पास टोटल 4 है, जिनमें सबसे पहला, ये काफी सिंपल है, लिगेंड के बेसिस पे सबसे पहला है, जैसे उसमें था क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल या चार्ज, फिर साइज था। तो इसमें भी लिगेंड में भी, लिगेंड के अंदर भी, लिगेंड के नेचर में भी, लिगेंड पे ऊपर चार्ज कैसा है, लिगेंड का साइज कैसा है, ये दोनों फैक्टर तो कॉमन है, आएंगे ही। तो फर्स्ट है चार्ज ऑन लिगेंड, चार्ज ऑन लिगेंड, कि लिगेंड पे चार्ज कैसा है। तो बेटा अगर लिगेंड पे चार्ज ज्यादा है, लिगेंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर को देना। अगर चार्ज ज्यादा है तो उतनी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। तो जितना ज्यादा चार्ज ऑन लिगेंड होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम लोग यही बोलेंगे, हाइयर इज द चार्ज ऑन लिगेंड। इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे आपको देखने को, क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, पर अब सिलेबस में तो हम पढ़ लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। हाइयर इज द चार्ज ऑन लिगेंड, higher is the charge on ligand, more will be tendency, more will be tendency, उतनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी, more will be tendency to give electron, more will be tendency to give electron pair, hence higher will be या more will be, hence more will be stability of complex, more will be stability of कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या समझ में आया हमें? स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बेटा? चार्ज ऑन लिगेंड। चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम पे भी हो रहा था और लिगेंड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है चार्ज ऑन लिगेंड, क्योंकि लिगेंड पे जितना ज्यादा चार्ज उतने जल्दी से लोन पेयर को दे सकता है, वो फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर की बात करो, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से सेकंड फैक्टर की बात करो तो इसमें भी साइज ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड का साइज क्या है, साइज ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड की साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब साइज पे कैसे? जितना छोटा लिगेंड होगा बेटा, छोटा लिगेंड होगा मतलब स्मॉलर लिगेंड है, तो स्मॉलर लिगेंड ज्यादा क्लोजर जा सकता है ना केटायन के। एक देखो, एक बड़ा एनायन है और एक छोटा एनायन है, तो छोटा एनायन ज्यादा क्लोजर जाएगा क्योंकि छोटे एनायन को ज्यादा अट्रैक्शन लेगा, है ना केटायन। तो जितना छोटा लिगेंड होता है बेटा, उतनी तेजी से वो पहुंचता है सेंट्रल मेटल एटम के पास, तो उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। तो हम लोग इसमें बस यही बताएंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ लिगेंड। क्योंकि जितना देखो बड़ा लिगेंड हो जाएगा, बहुत बड़ा लिगेंड हो गया, तो बड़ा लिगेंड हो जाएगा तो बेटा पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा तो क्या करेगा, डिफॉर्म कर देगा उसे। और छोटा लिगेंड रहेगा, अगर साइज छोटा रहेगा तो उतना तेजी से केटायन के पास जाएगा और उतना ज्यादा स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि यहाँ केटायन और एनायन की बात ही हो रही है। तो इसका मतलब जो है स्टेबिलिटी जो है साइज ऑफ लिगेंड के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये भी ध्यान रखना। ये सेम सिमिलर केस वैसा ही है जैसा हमारा सेंट्रल मेटल एटम के साथ था। इसमें भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे भी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दूसरा फैक्टर है। थर्ड फैक्टर है कि हमने लिगेंड कौन सा लिया है, नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, कि हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है कि वीक फील्ड लिगेंड लिया है। तो आपको पता है बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और वीक फील्ड लिगेंड के कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, थोड़े से वीक बनेंगे, उतने स्टेबल नहीं बनेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा क्लोजर तक जाता है तो उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी देगा। तो नेचर ऑफ लिगेंड की बात करो तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनका ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है, विल फॉर्म more stable complex, will form strong field ligand will form more stable complex, so ज्यादा stable complex बनाते हैं than weak field ligand।
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वालों का कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। और लास्ट एक और फोर्थ पॉइंट की बात करो, जो फोर्थ पॉइंट होगा वो लिगेंड का चिलेटिंग इफेक्ट है। चिलेटिंग इफेक्ट से क्या मतलब है, हमें पता है अगर लिगेंड चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है, वो भी जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल हमने पहले पढ़ा था, इसी तरीके से मैंने चिलेटिंग इफेक्ट ऑफ लिगेंड भी पढ़ाया था, चिलेशन, जिसमें 5 मेंबर 6 मेंबर की रिंग बनती है। नोट्स में जाके देखना पीछे, है ना, टर्मिनोलॉजी जब हम लोग टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े थे तो वहाँ चिलेट लिगेंड भी पढ़ा था हमने। तो लिगेंड अगर चिलेट रिंग का फॉर्मेशन कर देगा तो भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर है हमारे पास चिलेट लिगेंड या चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेट लिगेंड, या जिसे हम लोग चिलेशन बोलते हैं, चिलेशन इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट, चिलेटिंग इफेक्ट। तो चिलेटिंग इफेक्ट, लिगेंड अगर चिलेट लिगेंड होगा, रिंग का फॉर्मेशन करेगा तो भी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले ही हमने पढ़ा है, तो इसमें ये लिखूंगा मैं, द लिगेंड, देखो द चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड हमें पता है ना, ऐसे लिगेंड जो रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। द चिलेटिंग लिगेंड विच फॉर्म, मतलब बेसिकली पॉलीडेंटेड लिगेंड को ही चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। चिलेटिंग लिगेंड विच फॉर्म 5 और 6 मेंबर्ड, उसमें भी बताया था 5 या 6 मेंबर के रिंग होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। विच फॉर्म 5 और 6 मेंबर रिंग्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, in the formation of complex are far more stable। ये पहले भी बात लिखी है, सेम वही बात लिख रहा हूं, आप चिलेटिंग में जाके देखना, ये चीज हमने पहले भी लिखी थी। आर फार मोर स्टेबल देन एनी अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स से जिसमें रिंग नहीं बन रहा, उसके अंदर रिंग बनने वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और जो स्टेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, चिलेट रिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग ये भी लिख देखते हैं, द स्टेबिलिटी, एक लाइन ये भी लिख देता हूँ, जो स्टेबिलिटी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चिलेट रिंग के ऊपर। द स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन formation of चिलेट रिंग। स्टेबिलिटी मतलब ये पहले ही लाइन लिख देना चाहिए था, या बाद में लिख देता तो भी ठीक है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। चिलेटिंग रिंग जो 5 या 6 मेंबर की रिंग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स के बनाते समय, उनकी स्टेबिलिटी दूसरे कॉम्प्लेक्स से क्या होती है, ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग, उस चिलेट रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं लिख रहा हूँ। अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है बेटा, सिंपल तरीके का लिगेंड होगा, जैसे है ना, जैसे मान लो यहीं पे अगर एक एग्जाम्पल यहीं पहले कंपेयर कर लें, फिर मैं वो आगे लिखवाता हूँ। जैसे एक एग्जांपल हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। अगर आपको मान लो मैंने मेटल दिया है और EN ट्वाइस, ये कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और मान लो इसके ऊपर +2 का चार्ज है, और इस तरीके से एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स में दे रहा हूँ, मेटल है और बेटा साइनाइड है यहाँ पे, ठीक है, साइनाइड 4, और मान लो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 का चार्ज है। तो अगर मैं पूछूं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो साइनाइड क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यहाँ EN क्या है आपका, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये क्या बनाएगा, चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करेगा, और चिलेट रिंग का फॉर्मेशन होने की वजह से बेटा इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और रीजन क्या होगा इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होने का, चिलेट रिंग का बनना। यहाँ पे क्या बनेगा, चिलेट रिंग, और यहाँ पे नो रिंग, कोई भी यहाँ पे रिंग नहीं बनने वाला। ये तो सिंपल तरीके से लिगेंड डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, एक चिलेट रिंग, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इससे ज्यादा। तो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड को मैं, है ना, मोनोडेंटेड लिगेंड को अगर मैं किसी बाइडेंटेड लिगेंड से अगर रिप्लेस कर दूं ना, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो इस चीज को मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में। अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है, इफ, देखो ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखिएगा, इफ कैपिटल L जो है, इफ कैपिटल L इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, कैपिटल L इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड, अगर कोई ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, एंड LL, इस तरीके से कैपिटल L जो है मोनोडेंटेड लिगेंड है, एंड LL इज ए बाइडेंटेड लिगेंड, अगर ये बाइडेंटेड लिगेंड है, एंड इफ डोनर एटम
एंड इफ डोनर एटम कैपिटल एल और एल एल दोनों का सेम हो, एंड इफ डोनर एटम ऑफ कैपिटल एल एंड एल एल आर सेम, आर दी सेम, मतलब कोई एल मोनोडेंटेड लिगेंड है बेटा, डबल एल जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, और दोनों में अगर डोनर एटम सेम हो आपका, डोनर एटम आर दी सेम एलिमेंट, अगर सेम एलिमेंट का है देन क्या होगा आपका जो बाइडेंटेड लिगेंड है, इट कैन रिप्लेस द मोनोडेंटेड लिगेंड, देन एल एल विल रिप्लेस एल एल मतलब बाइडेंटेड लिगेंड विल रिप्लेस कैपिटल एल, वो मोनोडेंटेड लिगेंड को क्या कर सकता है बेटा, रिप्लेस कर सकता है आपका, समझे क्या। अगर आपका कोई एल मोनोडेंटेड लिगेंड है, डबल एल बाइडेंटेड लिगेंड है, और डोनर एटम एल है और दूसरे में डबल एल है, और दोनों का डोनर एटम में सेम एलिमेंट होगा अगर बेटा, तो डबल एल विल रिप्लेस कैपिटल एल, तो डबल एल क्या करता है, कैपिटल एल को आपको रिप्लेस कर सकता है, और इसकी वजह से जो स्टेबलाइजेशन आता है, अभी से समझा रहा हूं मैं एग्जांपल से, स्टेबलाइजेशन ड्यू टू चिलेटिंग इज कॉल्ड, इसकी वजह से जो स्टेबलाइजेशन आता है इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट, पता ही हमें ये चीज, ठीक है। इसकी वजह से जो स्टेबलाइजेशन आता है उसको हम लोग चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें देखो एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, जो हम लोगों ने देखा ना अभी कॉम्प्लेक्स, उसका एग्जांपल देखो किस तरीके से एग्जांपल आएगा, ये जो रिप्लेस करने की बात कर रहा हूं मैं। अगर सपोज करो आपका कॉम्प्लेक्स है NiNH3 6, इसके ऊपर +2 का चार्ज, ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको मान लो कॉम्प्लेक्स मैंने ए बोल दिया। सिमिलर इसमें देखो NH3 लिगेंड है आपका, अगर मैं एक बाइडेंटेड लिगेंड लेके आना चाहता हूं तो इसको मैंने NH3 कर दिया, बाइडेंटेड लिगेंड किसको ला दिया मैं, इथाइलिन डाइमीन को, ये कॉम्प्लेक्स मान लो मैंने बी बोल दिया। इसी तरीके से आपको NiNH3 के फिर नंबर में कम कर रहा हूं, और उसकी जगह पे मैंने एक बाइडेंटेड लिगेंड को रिप्लेस किया है C, और देखो Ni लास्ट में मैंने पूरे अमोनिया के लिगेंड हटा दिए और मैंने वहां पे क्या दे दिया, इथाइलिन डाइमीन, ये कॉम्प्लेक्स डी है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो बेटा NH3 है, NH3, तो ये हमारे लिए क्या है, L की तरह काम करेगा क्योंकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, और इसके अंदर जो डोनर एटम है, डोनर एटम वो कौन है, कैपिटल N, ये डोनर एटम, और अगर मैंने ये ला दिया NH2 CH2 NH2, तो बेसिकली ये क्या है, इथाइलिन डाइमीन होता है। NH2 CH2 NH2 क्या होता है बेटा, इथाइलिन डाइमीन, मतलब मैंने क्या ला दिया, LL बाइडेंटेड लिगेंड ला दिया, ठीक है। और इसके अंदर भी डोनर एटम कोई पूछे तो इसके अंदर भी डोनर एटम तो नाइट्रोजन ही है। इथाइलिन डाइमीन के अंदर डोनर एटम कौन होता है, एक ये डोनर एटम होता है बेटा, और दूसरा वाला ये डोनर एटम होता है। तो वही कह रहा है, अगर L कोई मोनोडेंटेड लिगेंड है और उसको मैंने किसी बाइडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस कर दिया होगा बेटा, तो क्या करेगा, वो बाइडेंटेड लिगेंड से अगर रिप्लेस कर दिया तो L एंड डबल L आर द सेम एलिमेंट डोनर एटम होने चाहिए। तो देखो इसमें भी डोनर एटम नाइट्रोजन है और डबल L में भी डोनर एटम नाइट्रोजन है, तो क्या होता है, रिप्लेस इसलिए करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है समझ रहे हैं, क्योंकि रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे अगर मैं पूछूं यहाँ पे देखो चिलेट रिंग, यहाँ पे मैं अगर चिलेट रिंग के नंबर पूछूं तो क्या यहाँ पे कोई चिलेट रिंग बनेगा, क्या चिलेट रिंग का नंबर 0, लेकिन यहाँ पे एक इथाइलिन डाइमीन आते ही बेटा एक रिंग का फॉर्मेशन तो कर देगा। ये तो 4 सिंपल जुड़ेंगे, एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितने रिंग बनेगा, En ट्वाइस है, मतलब 2 बार इथाइलिन डाइमीन, तो एक इधर से और एक नीचे से भी। आई होप कि समझ पा रहे हो, 2 रिंग। यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना रिंग बनेगा, यहाँ पे आपका 3 रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि तीनों इथाइलिन डाइमीन है, 3 रिंग। तो अगर मुझसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ले कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, इस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जितना ज्यादा रिंग का फॉर्मेशन उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा डी होगा, डी से कम सी, सी से पीछे बी, और बी के पीछे ए। आई होप कि क्लियर है ये क्या कहना चाहता हूं मैं। तो अगर कोई मोनोडेंटेड लिगेंड को बेटा बाइडेंटेड लिगेंड से रिप्लेस कर दो जिनमें डोनर एटम सेम रहे उसका, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और उसी को हम लोग चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इन कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करा ले तो इसमें रिंग की फॉर्मेशन 3 बन रहा है, इसके अंदर 2 ही रिंग बनेगा, इसके अंदर 1 रिंग, इसमें कोई भी रिंग नहीं बनेगा। तो रिंग अगर जिसमें जितना ज्यादा बनेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखिए, और दूसरा एक और पॉइंट इसके करेस्पॉन्डिंग ध्यान में रखने वाला है,
सेकंड एक और पॉइंट है इंफॉर्मेशन, अगर कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड है बेटा, है ना, और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है लेकिन उसके अंदर कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं आएगा तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, लिख देता हूं मैं। इफ ए मल्टीडेंटेड लिगेंड, इफ ए मल्टीडेंटेड लिगेंड, कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड है, इफ ए मल्टीडेंटेड लिगेंड हैपेंस टू बी cyclic, if a multidentate ligand happens to be cyclic and there is no unfavorable steric effect, कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं आ रहा हो, ठीक है, फर्दर इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, फर्दर इंक्रीज इन स्टेबिलिटी अकर्स, एक उल्टा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फर्दर इंक्रीज इन स्टेबिलिटी अकर्स, दिस इज टर्म्ड एज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। चलो इसी से लिखता हूं, इट इज टर्म्ड एज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या बोला जाता है उसे बेटा? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोला जाता है। क्या कहना चाहता है ये? अगर कोई मल्टीडेंटेड लिगेंड हो बेटा, जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो, मल्टीडेंटेड लिगेंड है और वो साइक्लिक रिंग बना रहा है और कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं आएगा तो स्टेबिलिटी वापस क्या हो जाती है? कॉम्प्लेक्स की बढ़ जाती है। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल हम लोग सेट कर सकते हैं। जैसे देखो, सपोज करो ये कोई मैं मल्टीडेंटेड लिगेंड बना रहा हूं, ये देखिए, ठीक है, यहां देखो इस तरीके से, फर्दर देखो ये एक ही लिगेंड है बेटा, ये देखो कोई एक लिगेंड है, इतना बड़ा लिगेंड है, इसके पास 1 2 3 4 डोनर साइट है और कोई सेंट्रल मेटल एटम बीच में है बैठा हुआ, तो ये लिगेंड अपना डोनर साइट है, ये भी इसका डोनर साइट है, दे सकता है, ये भी यहाँ से डोनेट कर रहा है और ये भी यहाँ से डोनेट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक बड़े से रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेरिक इफेक्ट नहीं है, तो इसको बोला जाता है मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट, जिसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये जो मैंने पूरा ये 4 रिंग बनाया ना, इट इज ए सिंगल लिगेंड, इट इज ए सिंगल लिगेंड बेटा, ये एक ही लिगेंड है ना, इट इज ए सिंगल लिगेंड एंड फॉर्म 4 रिंग, 4 रिंग बना रहा है विदाउट एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, विदाउट एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, कोई स्टेरिक हिंड्रेंस इनके अंदर नहीं आ रहा है, तो इस तरीके की वजह से इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाती है और ऐसे इफेक्ट को मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोला जाता है। तो ये कहीं कहीं बुक में मिल सकता है, तो इसके लिए बस मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें जनरली पूछ नहीं जाती। तो देखो ये 4 रिंग का फॉर्मेशन कर दिया, तो मल्टीडेंटेड लिगेंड है, 1 2 3 4 डोनर साइट्स हैं इसके पास, ये ऐसा बड़ा सा लिगेंड है, एक हाइपोथेटिकल लिगेंड मान लो इस तरीके से बनाया, तो एक भले ही ये सिंगल लिगेंड है, 4 रिंग का 1 2 3 4 रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी, जिसको माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर्स जो जो अफेक्ट करते हैं उन सारे फैक्टर्स को मैंने आपको कवर कर दिया है। बस एक चीज और हमें देखनी है स्टेबिलिटी के बारे में, कि किस तरीके से फॉर्मेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट का इन्फॉर्मेशन दे तो कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलो तो उसको समझ लेते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो देखो उसको भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या होता है किस तरीके से बेटा। तो देखो जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब, ये हमने फैक्टर्स 2 तरीके के बेसिस पे देख लिया। लिगेंड के बेसिस पे हमने देखा, देखो हमने क्या क्या देखा बेटा अभी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और दूसरा हमने देखा ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, 2 देख लिए। अब थोड़ा सा ये अलग तरीके से स्टेबिलिटी को ही जज करने का काम है, तो इसको बस हेडिंग डाल देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपको मिल जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली वहां तो फैक्टर्स हमने समझे थे, अब यहाँ पे हम लोग उसके स्टेबिलिटी को देखते हैं किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कौन कौन से फैक्टर करते हैं वो हमने जज कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी किस तरीके से देखते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बेटा उसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट के टर्म्स में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहले मैं ये लिखूंगा, द स्टेबिलिटी
द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अब हम लोग जनरल उसे MLN लेके चलेंगे, कोई मेटल है और लिगेंड के नंबर n है। द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेजर्ड, द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेजर्ड in terms of stability constant, in terms of stability constant, किसके टर्म्स में मेजर किया जाता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बुलाते हैं। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट ब्रैकेट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन बाय द एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है? इस तरीके से देखो, जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना बेटा, उसको बीटा एन से एनसीईआरटी में रिप्रेजेंट किया है, बीटा एन से, तो इसको बीटा एन से भी रिप्रेजेंट करते हो, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट है तो इसको मैं केएस भी बोल देता हूँ, केएस और केएफ मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो बीटा एन से भी रिप्रेजेंट किया है एनसीईआरटी में, केएस या केएफ से भी कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन बाय द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, इज इक्वल टू होगा बेटा, जो कोई भी मेटल लिगेंड ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका आता है मेटल, अब ये समझा रहा हूं मैं, पहले लिख दूं एक्सप्रेशन, H2ON और लिगेंड के पावर n, और ये किसके लिए आ रहा है? ये इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये इक्वेशन किसके लिए बना है हमारा? इस तरीके से MH2ON प्लस NL लिगेंड आया, और ये लिगेंड क्या करेगा? रिप्लेस करेगा इसको और खुद बनाएगा कॉम्प्लेक्स MLN प्लस NH2O। तो इसके लिए इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। अब ये आप सोच रहे होंगे इसमें MH2ON क्या है ना, तो बेटा देखो, जब भी हम लोगों को कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल के आयंस होते हैं, आयंस को ही लिगेंड जा जाके जुड़ेगा। जैसे Fe+2 है, FeCN6 बनाना है तो Fe+2 आयन के अंदर कौन जाएगा? 6 लिगेंड में ले जाके डालूंगा तभी तो FeCN6 बनेगा यहाँ पे। तो Fe+2 कभी फ्री फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में नहीं रहता, हमेशा वो किसके फॉर्म में रहता है? वाटर के फॉर्म में रहता है। तो मेटल आर ऑलवेज इन एक्वस कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हमेशा एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं। तो इस चीज को मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पे MH2ON जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? आप इसे समझो जरा सा, है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? कभी भी कोई भी मेटल आयन को देखोगे ना, वो हमेशा अपने एक्वा फॉर्म में ही रहेगा बेटा, कभी फ्री मेटल्स में नहीं रहेगा। तो हम लिख देता हूं मैं इस बात को, मेटल्स आर ऑलवेज इन एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मेटल आयंस कर लो, मेटल आयंस कर लो इसे। जो मेटल आयंस होते हैं ना, वो हमेशा किस में होते हैं? एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं बेटा। कभी फ्री आयन आपको नहीं दिखाई देगा कि Fe+2 का फ्री आयन। आप जब भी मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हो, मतलब उसका एक्वस सॉल्यूशन लोगे, उसके अंदर आप लिगेंड को ऐड करोगे। तो मेटल आयंस आर ऑलवेज इन एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं, एग्जाम्पल की बात करें तो Fe+3 जो है, Fe+3 इन वाटर, Fe+3 जब वाटर में रहेगा, इन वाटर विल बी इन किस फॉर्म में रहता है बेटा? ये FeH2O6 इस तरीके से +3 फॉर्म, इस फॉर्म में रहेगा वो जाके, है ना। Fe+3 के फॉर्म में नहीं रहेगा, वाटर में जब भी डालोगे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके साथ वाटर थोड़ा सा आके अटैच हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे H2 लिखा हुआ है ना। आप इसको सिंपल भी ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और करके मैं सिंपल वाला भी बता देता हूँ, और इसको सिंपली भी आप ट्रीट कर सकते हो बेटा। और सिंपली लिखने का मतलब क्या है आपको, कि आप ऊपर MLN लिख दो और नीचे आप डायरेक्ट मेटल लिख दो और L के ऊपर N लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब ये वाटर यहाँ से हटा दो, M+NL गिव्स MLN प्लस ये H2 वाला टर्म भी हटा दो, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो सिंपल तरीके से। पर ये एडवांस लेवल पे जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेटल कभी फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा, वाटर जरूर उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिखाई देगा। अब करता क्या है, लिगेंड एक एक करके इस वाटर को हटाएगा, ये लिगेंड आएगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को एक एक करके हटाता है और खुद जुड़ता चला जाता है, ठीक है। जैसे इसमें एक हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिख लें, अगर जैसे हमारे पास मान लो कोई Ag+ कॉम्प्लेक्स है, अब क्या जो समझाना चाहते हो वो देखो। तो Ag+ को अमोनिया के साथ जोड़ दो लाके, तो Ag+ NH3 के साथ जुड़ने के बाद कॉम्प्लेक्स बना देगा बेटा आपका AgNH3 ट्वाइस, ठीक है।
पूरे कॉम्प्लेक्स पे प्लस का चार्ज, तो एक्चुअल में Ag प्लस वाटर के फॉर्म में रहा होगा, है ना, Ag H2O समथिंग रहेगा वहां पे, है ना, 2 मान लो वाटर। तो इस तरीके से, तो इसके लिए अगर मुझे बीटा एन लिखना हो, बीटा एन बोलो या Ks बोलो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कंसंट्रेशन जो हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े हैं बिल्कुल उसी तरीके से, AgNH3 ट्वाइस के ऊपर प्लस, इवन मुझे ध्यान है ये मैंने आपको Ks या Kf बोल दो, एक ही बात है, ये हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट में पढ़ा भी था, इसको पढ़ाया था मैंने इस तरीके से, डिसोसिएशन कांस्टेंट, फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय Ag, सॉल्युबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसमें हमने इस चीज को देखा था। अब देख सकते हैं आयनिक में जाके एक बार चेक कर लेना, मिलेगा ये, इस तरीके से लिखोगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, 2 लगाया तो इसके पावर 2, इस तरीके से। तो जहाँ पे हमें मीनिंग पता ही होना चाहिए, जहाँ पे बीटा एन या Ks और Kf इन सब का मीनिंग एक ही है, ठीक है। बीटा एन को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेसिकली बीटा एन जो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, देखो बीटा एन और Ks को तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल दिया जाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल देते हैं। Kf को क्या बुलाते हैं, Kf जो होता है, Kf को हम लोग फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का ये क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा ये अगर देखोगे जाके नोट्स में तो। और Kd भी मैंने बताया था, Kd क्या होता था बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। और Kf और Kd में क्या रिलेशन होता था, Kf इज इक्वल टू 1/Kd। तो ये एक बार सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जब पढ़ा था ना लास्ट में, वहां देखना, ये पढ़ाया था मैंने एक बार फिर से। तो ये समझ गए वो H2O क्यों लगा है, क्योंकि हमेशा एक्वा फॉर्म में रहता है। आप चाहो तो सिंपल तरीके से भी इसको लिख सकते हो, MLN, आप H2O हटा दो, H2O मत लिखो, जैसे इसको देखो मैंने H2O के फॉर्म में नहीं लिखा, इसको सिंपल तरीके से लिखा, वाटर मैंने डाला ही नहीं, सिंपल मेटल आयन लिया, लिगेंड के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बनाए, तो इस कॉम्प्लेक्स का बीटा एन या Ks निकालना है, तो प्रोडक्ट ऊपर और नीचे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। और वाटर को हम लोगों ने, देखो वाटर जो यहाँ पे आया, देखो इस एक्सप्रेशन में वाटर भी तो आया है, तो बेटा ऊपर मैंने वाटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाटर हमेशा क्या होता है, एक्सेस में, और जो चीज एक्सेस में होगी उसको लिखने की कोई जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। तो ये एक ही स्टेप में नहीं, ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होती, ये मोर देन 1 स्टेप में होती है। एक एक करके लिगेंड आता है, वाटर को हटाएगा और लिगेंड वहां पे लगता चला जाता है। तो इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। वाटर जो है, वाटर डिस्प्लेस्ड, जो वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है यहाँ पे, इसको मैंने देखो वाटर को यहाँ पे डाला नहीं है, NH2O मैंने नहीं डाला है, तो इसको इग्नोर किया, वाटर डिस्प्लेस्ड इज इग्नोर्ड एज इट्स कंसंट्रेशन, क्योंकि एक्सेस में है तो उसका कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा, एज इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स इसेंशियली कांस्टेंट। इसका कंसंट्रेशन क्या रहने वाला है बेटा, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, इसीलिए उसको मैंने नहीं लिया। और ये एक स्टेप में तो हो ही नहीं रहा, n लिगेंड आ रहे हो आप, n स्टेप्स में डालते हो, तो द ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस, द ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टेप्स, with a stability, जिसको हम लोग फॉर्मेशन भी बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, या फॉर्मेशन कांस्टेंट, और फॉर्मेशन कांस्टेंट। द ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टेप्स, ये कई स्टेप में रिएक्शन होती है, और उनके स्टेबिलिटी कांस्टेंट मान लो K1, K2, K3, इस तरीके से कई स्टेप्स में, n स्टेप्स में हो रहा है तो Kn फॉर ईच स्टेप्स, ठीक है। तो वाटर रिप्लेस को क्यों इग्नोर किया हमने, क्योंकि वो इसेंशियली कांस्टेंट रहेगा, एक्सेस में रहेगा, इसलिए वाटर को मैंने ऊपर यहाँ पे नहीं लिया है। और जो ओवरऑल रिएक्शन ये हो रही है बेटा, एक एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लिगेंड आएगा, एक एक वाटर मॉलिक्यूल को हटाएगा और फाइनली रिप्लेस करके खुद आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टेप विथ ए स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1, K2, इस तरीके से हर स्टेप के लिए। अब कैसे है, जैसे वो स्टेप्स अगर दिखाने हो तो किस तरीके से दिखाऊंगा मैं, चलो नेक्स्ट पेज में मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नहीं हो पाएगा इतनी जगह में। तो जैसे देखो अपने पास जो मेटल है वो बेटा वाटर के एक्वा फॉर्म में ही रहेगा, तो MH2ON मान लो फर्स्ट लिगेंड आया, तो फर्स्ट लिगेंड आके क्या करेगा, पहला लिगेंड आते ही एक यहाँ से H2O को हटाएगा, तो एक H2O हटाएगा तो क्या हो जाएगा H2ON-1, ठीक है, और लिगेंड खुद आके लग गया वहां पे, ठीक है।
प्लस एक H2O मॉलिक्यूल को हटा दिया, तो इसके लिए जो उसने कहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, मान लो इसका क्या है बेटा K1। उसने बोला ना कि कई स्टेप में होता है, तो उसको K1 बोला, अगले को K2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बोलो। अब नेक्स्ट स्टेप में जो MH2O N-1 इंटू L है, ये फर्दर एक अगला लिगेंड आएगा, ये लिगेंड आएगा तो फिर से एक यहाँ से वाटर हटाएगा, और फिर से वाटर हटाएगा तो क्या हो जाएगा H2O N-2, एक और वाटर हट गया और लिगेंड एक और आ गया तो L2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस H2O, एक वाटर हटा दिया। इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मान लो आपका क्या है K2। तो इनके एक्सप्रेशन वैसे ही लिखोगे, कैसे लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ दिस, जिसे लिखना हो तो देखो लिख लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H2N-1 L, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वाटर को नहीं लेंगे क्योंकि एक्सेस में, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट MH2O N, ठीक है, इंटू L, कंसंट्रेशन ऑफ L। इस तरीके से लिखोगे। दूसरे का भी इसी तरीके से लिख लो, ये ऊपर आएगा, ये दोनों चीजें नीचे। तो इस तरीके से मोर देन वन स्टेप में ऐसे और स्टेप चलते जाएंगे। मोर देन n स्टेप जब आएगा तो n स्टेप में क्या दिखाई देगा बेटा, यहाँ पे मुझे MH2O दिखाई देगा, एक एक करके H2O खत्म होता जा रहा है, तो लास्ट में एक H2O बचेगा और लिगेंड N-1, ठीक है। लिगेंड के नंबर 1 2 3, nth स्टेप में आओगे तो लिगेंड का नंबर देखो, फर्स्ट स्टेप में 1, सेकंड स्टेप में 2, N-1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक लिगेंड आके यहाँ से जुड़ेगा। तो ये आपको फाइनली, तो मेन जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है, ये बस किस तरीके से होता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक स्टेप में एक एक लिगेंड हटते हैं। अब एक लिगेंड आएगा, H2O हटाएगा तो N-1 लिगेंड थे, एक लिगेंड आया तो कितने लिगेंड हो गए, N प्लस H2O यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको आप क्या लिख दोगे, Kn, और Kn इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ MLN डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ MLN-1 H2O, ठीक है, और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ L, इस तरीके से लिख दोगे। और इस पूरे को ओवरऑल जब हम लोग जोड़ेंगे, इस पूरे को ओवरऑल जब हम लोग सम करेंगे, इस पूरे का, इस सब स्टेप्स को जोड़ा जाएगा तो फाइनली आपको देखो ये सब कटता चला जाएगा। ये पीछे वाले से कट गया होगा, है ना, ये यहाँ से कट जाएगा, सब कटते चले जाएंगे स्टेप्स, और फाइनली आपको क्या दिखाई देगा, MH2O N प्लस LL कितनी बार आएगा, N लिगेंड्स आएंगे बेटा, N लिगेंड्स, और ये फाइनल आपको एक्सप्रेशन दिखाई देगा क्या यहाँ पे, MLN प्लस NH2O। तो फाइनली आपको देखो सारे वाटर को लिगेंड हटा के खुद लिगेंड MLN बन जाएगा और वाटर को पूरा हटा दिया यहाँ से। और इसके लिए जो अब डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा उसको हम लोग KS लिखेंगे और KF लिखेंगे और बीटा N लिखेंगे, कुछ भी इनमें से लिखेंगे। तो बेटा जो ओवरऑल कांस्टेंट आएगा बीटा N, मान लो बोलता हूं मैं, तो बीटा N किसके बराबर होगा, अगर इक्विलिब्रियम के रिएक्शंस को जोड़े जाते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इंटू डैश 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 कहाँ तक, Kn तक। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल कांस्टेंट को, ठीक है। तो बीटा N क्या, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो ये लिख देता हूं मैं, बीटा N इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, बीटा N इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, related to thermodynamic stability when system reached at equilibrium। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो बीटा एन इस तरीके से निकाला जाता है। तो ये आपको कहीं क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से जोड़ने की। अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा वो लाइन में अब फाइनल लिखवा रहा हूँ, बस मेरा काम था समझाने का कि समझ जाइए थोड़ा सा। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से स्टेबिलिटी कांस्टेंट बनता है उसका थोड़ा आइडिया मैंने दे दिया आपको। अब मेन पॉइंट जो हमको ध्यान रखना है बेटा, इस फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस फॉर्मेशन कांस्टेंट की मतलब इस कॉम्प्लेक्स के बनने की फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू कब ज्यादा होगी, जब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी। तो बेटा अगर फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो जिस
अब मेन पॉइंट यही ध्यान रखना है स्टेबिलिटी में, जिसके लिए फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना, या स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है डेट कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल। तो मेन सब ये सब समझाने का मेन लाइन यही है। फाइनली हमको ध्यान यही रखना है कि जितनी ज्यादा बीटा एन की वैल्यू होगी, क्योंकि बीटा एन इन सबका मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही होगी कॉम्प्लेक्स की, तभी तो ओवरऑल ये वैल्यू ज्यादा आएगा। तो जिसका बीटा एन जितना ज्यादा उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो मेन फाइनल लाइन आपको ये ध्यान रखना है, हाइयर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हाइयर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट, हाइयर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ब्रैकेट में इसको मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोल सकता हूं, हाइयर इज द स्टेबिलिटी कांस्टेंट या फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल दो, डेट इज बीटा एन बोलो और के एस बोलो और के एफ। जितना ज्यादा इनकी वैल्यू होगी हाइयर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, हाइयर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स की है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा एन और के एस, स्टेबिलिटी कांस्टेंट और के एफ। तो फाइनल मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है। तो इसको मैं चाहूँ तो एक लाइन में भी बता सकता था, पर चूंकि ये सब चीजें थोड़ा एडवांस लेवल से हम लोग समझते हुए चले कि ये सब चीजें इस तरीके से स्टेप्स वाइज होके ये चीज निकाली जाती है, ठीक है। नहीं तो एक लाइन में फाइनली आपको ये ध्यान रखना है, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी बड़ी होगी। तो अब हमको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दे देता है और उन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को हमसे कंपेयर करवा लेता है कि बताइए कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। तो चलो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बस करवा देता हूँ, फिर हम लोगों का आइसोमेरिज्म टॉपिक कल के लेक्चर में स्टार्ट होगा। तो बस इसे कंप्लीट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। जैसे आपको दे रहा है बेटा, एक क्वेश्चन है Cu+2, क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको जो प्रॉब्लम है उसको लिख रहा हूँ। Cu+2 4+4NH3, ये कॉम्प्लेक्स है और इसके लिए जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है CuNH3 4, CuNH3 4, और इसके ऊपर दिया है +2 का चार्ज। और सेकंड मान लो एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है Cu+2 +4KCN, और इससे जो कॉम्प्लेक्स बना है वो बन रहा है हमारे लिए CuCN4 और कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2। इसका जो K दिया है बेटा वो दिया हमें 4.5 × 10⁻11, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको, K दिया हुआ रहेगा। और अगले का K दिया है 2 × 10⁻27। हमसे पूछ रहा है विच इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, विच इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स ये पूछ रहा है, और मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो सिंपल सा है, जिसकी बेटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितनी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसकी देखो 2 × 10⁻27 है और ये, तो ये वैल्यू क्या है, मोर है, तो ये वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब, तो जिसकी ज्यादा वो उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और लिगेंड की बात करो तो लिगेंड में हमारे लिए साइनाइड NH3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स दे रहा है। तो आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।